बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मज़ीद रहनुमाओं को और कारकुनों को सज़ाएँ सुना दी गई हैं। फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह साहब का एक डेरा है, उसके बाहर एहतजाज करने के लिए गए थे कारकुनान। 9 मई के हवाले से ये सज़ाएँ हैं और अब जो इतला आई उसमें 59 रहनुमाओं को और कारकुनों को सज़ा सुनाई गई 10 साल के लिए, यानी उन्हें 10 साल की कैद की सज़ा सुना दी गई और दहशतगर्दी का मुकदमा है, जबकि 16 को 3 साल तक की कैद सुना दी गई। और 9 मई का ये मुबैना वाक़या है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फिर एहतजाज उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी ये क्या बात है, यानी आप अब जिनाह हाउस और राना सनाउल्लाह के डेरे को भी एक लेवल पे लेकर आ रहे हैं। और दूसरा, एहतजाज लोग कर रहे थे, क्या इतने सारे लोगों को आप ऐसे बाटा रेट पे सज़ाएं दे सकते हैं? उनमें कई लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे मौजूद भी नहीं थे, जिनका उस जगह से कोई उस दिन ताल्लुक भी नहीं था, जैसे कि ज़रताज गुल वज़ीर साहबा को अगर आप सुने तो वो ये बताती है मुझे 4 केसेस में 10-10 साल की सज़ा इस इल्ज़ाम पर दी गई है कि मैं 7 मई को ज़मान पार्क में इमरान खान साहब और दीगर के साथ मीटिंग में शरीक थी। मैंने अदालत में तमाम सबूत और तस्वीर पेश किए हैं जिनमें मेरे हल्के के लोगों ने ये गवाही भी दी है कि मैं उस दिन 700 मील दूर डेरा गाजी खान में अपने हल्के में शादियों और दीगर तकरीबात में शरीक थी। ये तमाम स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं। सरकारी गवाहों ने भी क्रॉस एग्जामिनेशन में कहा कि हमने ज़रताज गुल वज़ीर का नाम नहीं लिया, FIR में भी मेरा नाम नहीं है। 8 महीने बाद मेरा नाम ज़िमनी में डाल दिया गया, मेरे खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है, कोई सबूत पेश नहीं किया गया। फिर मेरा सवाल ये है कि मुझे किस जुर्म में 10-10 साल की सज़ा सुनाई दी। अब ये ज़रताज गुल वज़ीर साहबा को सवाल उठाना तो बिल्कुल जायज़ है, सवाल उठाना चाहिए, जो गलत काम हो रहा है उसको बेनकाब करना चाहिए, सामने रखना चाहिए। लेकिन बात बड़ी सादा है कि इमरान खान को किस बात की सज़ाएँ हो रही हैं, इमरान खान के ख़ानदान के लोग जेलों में क्यों हैं, इमरान खान की बीवी जेल में क्यों है, और बहुत सारे सहाफ़ी, बहुत सारे जो है वो आपके इवन शायर को भी, जो एक्टिविस्ट हैं उन्हें भी, इन्हें बार बार क्यों गिरफ्तार किया जाता है, सब क्यों ज़ेरे अताब है, लोगों को जबरी तौर पे लापता क्यों किया जा रहा है? वो बेगुनाह लोग हैं। वजह सिर्फ ये है कि इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है कि उन्होंने इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर तबाह करना है, और जो भी अपना मौक़िफ़ नहीं बदलेगा या तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा होगा उसको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो ज़रताज गुल वज़ीर साहब और बाकी लोग इसी की कीमत अदा कर रहे हैं। बहरहाल यहाँ पे फवाद चौधरी साहब और एक ज़ैन कुरैशी साहब हैं, इनसे में तो और कुछ और लोग भी हैं, कारकुन भी हैं, अब वो बरी भी हो गए इन केसों से, लेकिन ज़्यादातर लोगों को यहाँ पे सज़ा हो गई है और 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है। तहरीक इंसाफ ने इसकी मजम्मत की है और बड़ा रोला उन्होंने डाला है। 3 लोग नाज़रीन पाकिस्तान में ऐसे हैं जो ज़्यादा जोर देते हैं इस बात पे कि इमरान खान साहब के जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वो पाकिस्तान में आने चाहिए और पाकिस्तान से उनकी हैंडलिंग होनी चाहिए और तहरीक इंसाफ उनको हैंडल करे। अच्छा, इनमें एक शेर अब्दुल मरवत साहब हैं, उनका ये मानना है कि जो सोशल मीडिया की इमरान खान साहब की टीम है वो ठीक नहीं है, ये अकाउंट्स यहाँ आने चाहिए। यही बात जो है वो फवाद चौधरी साहब भी मानते हैं और अंसार अब्बासी साहब भी इस बात पे जोर देते हैं बार बार कि ये इधर पाकिस्तान में लाया जाए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुहेल वड़ाइच साहब के बाद अब अंसार अब्बासी साहब ने भी इमरान खान साहब के हक में एक ताज़ा गवाही दे दी है। पहले सुहेल वड़ाइच साहब ने गवाही दी थी कि इमरान खान साहब जो जेल में कैद है या जो उनके साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है, ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिलने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे और उन्होंने कॉलम लिखा कि इमरान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए और इसी से वो बाहर आ पाएंगे या उनकी मुश्किलात कम हो जाएंगी। वरना उन्होंने मिसाल दी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की और दीगर। अब सुहेल वड़ाइच साहब ये कहते हैं कि एक और जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं बनना चाहिए, पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, और इमरान खान को मशवरा देते हैं कि माफ़ी मांग लें। भाई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मर्डर हुआ था, कत्ल किया था और एक डिक्टेटर ने किया था। अब डिक्टेटर को सुहेल वड़ाइच साहब कुछ नहीं कह रहे, मकतूल को सुहेल वड़ाइच साहब कह रहे हैं। यानी ये तो वही बात होगी ना, एक शेर हम बचपन से अदालतों में सुनते चले आ रहे हैं कि ये भी दलील मान ली अदालत ने कि मकतूल खुद ही गिरा था खंजर की नोक पे। यानी मुझे पूरा शेर याद नहीं है, लेकिन वो ऐसे ही था कि जो कत्ल होने वाला है खंजर की नोक के ऊपर खुद ही गिर गया था।
कातिल की ये दलील भी मान ली मुनसिफ ने कि मकतूल खुद ही गिरा था खंजर की नोक पे। तो या मकतूल को या जो मजलूम है उसको मशवरा देते हैं, उसे गलत करार देते हैं, उसे कहते हैं कि तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, तू कंप्रोमाइज़ कर ले। उसको ये नहीं कहते कि तू गलत है, उसको ये नहीं कहते कि तेरा जुर्म है, उसे ये कहते हैं कि तेरा जुर्म ये है कि तू कमज़ोर है और एस्टेब्लिशमेंट बहुत ताकतवर है, लिहाजा तू एस्टेब्लिशमेंट के सामने सर झुका ले। ये मशवरा सुहेल वड़ाइच साहब देते हैं। खुद भी उन्होंने माफ़ी मांगी। अब देखें ना, सुहेल वड़ाइच साहब की जितनी जल्दी माफ़ी आई है, वो जो मादरत जो छपी है कॉलम के अंदर, उसमें सुहेल वड़ाइच साहब ने बड़ी बारीक तरीके से पहले सबसे माफ़ी मांगी। इतनी माफ़ी मांगी कि माफ़ी का लेवल ही बहुत डाउन कर दिया, और फिर एंड में जाके DG ISPR से भी माफ़ी मांग ली। तो ये सुहेल वड़ाइच साहब बड़े जर्नलिस्ट तो हैं, अल्फाज से खेलना तो उन्हें आता है, लेकिन DG ISPR ने उनके साथ ज्यादती की। देखिए, पहले मुलाकात करवाई गई स्पेशली उनकी आर्मी चीफ से। ऐसे तो नहीं कि वो मुंह उठा के जाता और आर्मी चीफ से मिल लेता, तो स्पेशली आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात अरेंज करके करवाई गई। उस मुलाकात के बाद जनाब खाने पे भी बिठाया गया। फिर जो बातें हुई वो उन्होंने रिपोर्ट कर दी, और मेरी इतला के मुताबिक उन्होंने मर्जी से रिपोर्ट की थी। बाद में उनका जो इम्पैक्ट आया उसकी वजह से एक रद्द-ए-अमल आ गया, और रद्द-ए-अमल में अब एक सीनियर सहाफ़ी को, जिसको इस्तेमाल किया गया, जिसको बताया गया, बुलवाया गया, उसे कहा जा रहा है जी वो मफाद परस्त है और वो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए मन गढ़ंत कहानी सुना रहा है, झूठ बोल रहा है। ये ज़्यादती है, ये DG ISPR को नहीं करना चाहिए था, ये काबिल मज़म्मत है। अब अंसार अब्बासी साहब ने भी गवाही दे दी सुहेल वड़ाइच साहब के बाद कि इमरान खान का कसूर नहीं है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को अंदर रखा हुआ है। इमरान खान अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामला ठीक कर ले तो बाहर आ जाएंगे। सुने वो क्या कहते हैं, एक हिस्सा पढ़ के सुना रहा हूं। वो ये कहते हैं कि इमरान खान की मुश्किलात में कमी माफ़ी मांगे बगैर भी मुमकिन है। पहले माफ़ी का मुतालबा हो रहा था, अब हो रहा है कि चले माफ़ी ना मांगे, लेकिन माफ़ी मांगे बगैर भी आपकी मुश्किलात कम हो सकती हैं। खान साहब को सिर्फ अपनी हिकमत अमली बदलना होगी। फ़ौज के खिलाफ ना खुद कोई बात करें और ना ही अपने किसी भगौड़े को या सोशल मीडिया को ऐसा करने दें। अच्छा, फ़ौज के खिलाफ तो इमरान खान बात ही नहीं करता। इमरान खान तो कहता है फ़ौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। फ़ौज के खिलाफ बात नहीं करता। इमरान खान जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बात करता है, क्योंकि इमरान खान को यह लगता है कि इमरान खान की तमाम मसाइल के लिए जिम्मेदार इस वक्त जनरल आसिम मुनीर है। इमरान खान को लगता है कि वो अपने हलफ से खिलाफ वर्जी करके मुल्क के अंदर अपना लॉ चला रहे हैं और अपने फ़ायदे के लिए अपने इदारे को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे इदारे को बदनामी भी हो रही है। ये इमरान खान साहब को लगता है। अब इसमें जो है वो अब्बासी साहब ने वही बारीक काम किया जो हमेशा से होता आ रहा है कि जनाब अगर आप आर्मी चीफ की गलती की निशानदेही करेंगे, या अगर आप ये कहेंगे, मुशर्रफ भी यही करता था। मुशर्रफ जो भी करता था वो फ़ौज के खाते में डाल देता था कि जी हम तो फ़ौज हैं। इसी तरह जो कुछ भी इससे पहले जर्नैलों ने किया, जनरल याया ने किया, जो जनरल अयूब खान ने किया, जो जनरल ज़ियाउल हक ने किया, या जो बाकी जर्नैल जिन्हें बहुत ज़्यादा शौक था सियासत में और चीज़ों में आने का, उन्होंने जो कुछ भी किया वो सारा वो फ़ौज के खाते में डालते थे ना। इस तरह तो जनरल फैज़ हमीद ने जो भी किया वो भी फ़ौज के खाते में डाल दें आप, उसको आप अलग से क्यों ट्रीट कर रहे हैं? तो इमरान खान साहब उसी तरह जनरल आसिम मुनीर को सिंगल आउट करते हैं जैसे PMLN वाले या बाकी लोग जो हैं वो जनरल फैज़ हमीद को सिंगल आउट करते हैं, और बिल्कुल ठीक करते हैं। जो गंदा काम उसने किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अब अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं कि मुझे यकीन है कि अगर इमरान खान साहब ज़रा ये मामलात कर लें तो तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम होंगी। तारीख शाहिद है कि चंद एक मिसालों को छोड़कर सियासतदानों के खिलाफ मुकदमात ख़त्म हो ही जाते हैं। अब ये अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं। तो ये दूसरी एक बड़ी गवाही है जो मीडिया में से आई है। देखिए मीडिया का मसला क्या है, ज़रा इसको ज़रा थोड़ा आप समझें। पाकिस्तान में ना लंबे अरसे तक दो पॉलिटिकल पार्टीज़ रही हैं, एक पीपल्स पार्टी और एक नून लीग। एस्टेब्लिशमेंट बारी बारी सबके साथ अपने ताल्लुकात रखती रही है। तो पाकिस्तान की सहाफ़त भी तकसीम होगी दो हिस्सों में। पाकिस्तान के सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद नून लीग के हमायती बन गए और एक बड़ी तादाद पीपल्स पार्टी के हमायती बन गए, और जो बाकी रह गए वो काफ लीग का दौर जब आया तो वो एस्टेब्लिशमेंट के हमायती बन गए। तो बड़ी पोलराइजेशन होगी पाकिस्तान के मीडिया में। अब जब भी कभी इनमें से किसी एक जमात की हुकूमत आती थी तो दूसरे को लगता था कि यार, और उनके सहाफ़ियों को भी लगता था कि हम अपोजिशन में चले गए। इसी तरह जब दूसरी जमात की हुकूमत आती थी तो उन सहाफ़ियों को लगता था हम हुकूमत में आ गए, और इन सहाफ़ियों को लगता था हम अपोजिशन में चले गए। तो सहाफ़ी भी अपनी अपनी पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी के साथ हुकूमतों में आते और जाते थे।
हत्ता कि इन्होंने सरकारी ओहदे लेना शुरू कर दिए, इन्होंने गैर मुल्की दौरे करना शुरू कर दिए, इन्होंने सरकारी वसाइल के ऊपर सहाफ़ियों ने इंजॉय करना शुरू कर दिया। कुछ सहाफ़ी जो है वो ये जानते थे कि एस्टेब्लिशमेंट हमेशा हुकूमत में रहती है और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतरीन बना लिए। अब उनकी भी सारी उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। फिर हुआ ये कि इमरान खान ने इन सारों से लड़ाई की तो ये सारे इकट्ठे हो गए, पीपल्स पार्टी, PMLN और एस्टेब्लिशमेंट। जब ये सारे इकट्ठे हुए तो इनके सहाफ़ी भी सारे इकट्ठे हो गए। तो अब ये पॉलिटिकल पार्टी अपनी मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टी यानी PTI को बागी और गद्दार समझते हैं, जबकि ये जितने भी सहाफ़ी हैं जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के बेनिफिशरी हैं और कई दहाइयों से हैं, हम तो नए लोग आए ना, ये लोग तो कई कई दहाइयों से काम कर रहे हैं। तो ये जो पुराने सहाफ़ी हैं ये अब उन इख्तलाफी आवाज़ों को जो इस वक्त सोशल मीडिया पे या इधर उधर बात कर रही हैं, ये उन्हें बागी और गद्दार समझते हैं और ये ज़हनी तौर पे ये कबूल कर चुके हैं कि यही सेटअप में हम सबका भला है, क्योंकि हम सारे मिल मिला के हुकूमत में आ गए। यानी सुहेल वड़ाई साहब जो हैं उनके बेहतरीन ताल्लुकात पीपल्स पार्टी से हमेशा रहते हैं, उन्हें हम पीपल्स पार्टी के कैंप में गिनते हैं। हामिद मीर साहब आप देखेंगे नून लीग पे भी तनकीद कर देंगे, PTI पे भी करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट पे भी करेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए वो रास्ता हमेशा बनाते हैं। इस तरह इरफान सिद्दीकी साहब जो है वो हमेशा देखेंगे रास्ता बनाएंगे PMLN के लिए, बल्कि अब तो वो एक सेनेटर है और बहुत सारे सहाफ़ी हैं जो PMLN के लिए रास्ता बनाएंगे। इक्का दुक्का जो है वो फजल रहमान साहब के बहुत करीब है। तो इस तरह हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अपने, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो सारे जाके खड़े हो गए हैं जिन्हें लगता है कि ये सारे मिलकर गलत कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, तो वहां पे भी एक पोलराइजेशन हो गई है। लिहाजा अब ये इख्तलाफी आवाज़ों को कुचलने का और दबाने का सिलसिला जो है वो जारी है, लेकिन इमरान खान साहब को ये साबित किया जा रहा है बार बार मशवरा देकर कि जनाब आप मफाहमत कर लें, आपका मसला कानूनी नहीं है, अदालतों का कोई लेना देना नहीं है। जो गवाही दी थी अभी सुहेल वड़ाइच साहब ने, वही गवाही अब दे दी है जनाब मोहतरम अंसार अब्बासी साहब ने भी, कि इमरान खान का मसला कानूनी आईनी नहीं है, अदालती नहीं है, मुकदमात का नहीं है, मसला एस्टेब्लिशमेंट के साथ फड्डा है। एस्टेब्लिशमेंट जिस वक्त अपनी जिद छोड़ देगी इमरान खान बाहर आ जाएगा, या इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट के सामने सरेंडर करना पड़ेगा, जो इमरान खान नहीं करना चाहता। तहरीक इंसाफ ने रद्द-ए-अमल दिया जी अंसार अब्बासी साहब की बात पे। उन्होंने कहा जी मुबारक हो, डाकिया खबर लाया है कि माफ़ी की अब ज़रूरत नहीं है, बस फौज के खिलाफ कोई बात ना करें और ना ही किसी को करने दें। डाकिया साहब, पहली ये बात है कि इमरान खान पूरी फौज के खिलाफ बात नहीं करते, सिर्फ आसिम लॉ के बारे में बात करते हैं जो जुल्म की हद पार कर चुका है। दूसरी बात यह कि सोशल मीडिया आज़ाद है, हर शहरी जिसके पास स्मार्टफोन है वो सोशल मीडिया पर अपनी राय देता है, और आजकल ये राय फौज के बड़ों के सख्त खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने माओ बहनों और बच्चों को जुल्म का निशाना बनाया और गोली तक चला दी, जिसमें कई लोग शहीद हुए हैं। एक खत वहां भी पहुंचा दें कि जुल्म खत्म करें ताकि वहां पर मुश्किलात कम हो। अब मामला यह है ना, देखें शेर अब्दुल मरवत ने भी ये बात की कि मुझे इतनी तकलीफ होती है PTI की तनकीद पे या जो मुझे बुरा भला कहते हैं, तो सोचें कि इनके मुखालिफिन को या एस्टेब्लिशमेंट को कितनी होती होगी। क्या ये मीडिया हमेशा से ऐसा ही था? ऐसा तो नहीं था। क्या पाकिस्तान का सोशल मीडिया का यूजर जो आम पाकिस्तानी है, क्या वो हमेशा से इतने गुस्से में था? तो नहीं था। ये जब लोगों ने देखा ना कि औरतों को सड़कों पे घसीटा गया, गाड़ियां तोड़ी गई, लोगों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, लोगों के साथ जुल्म जबर और फस्तायत की गई, पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी कर लिया गया, पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया गया और लुट मार कर दी गई और मुस्तरद शुदा चेहरे लाकर मुसल्लत कर दिए गए, तो लोग रिएक्टिव होते गए। एक तो लोगों की बनाई हुई हुकूमत गिरा दी और फिर लोगों ने दोबारा हुकूमत बनाने की कोशिश की तो उसको बनने नहीं दिया गया। ये लोग रद्द अमल दे रहे हैं। देखिए ये आगे इनके बाद लोगों के पास बंदूकें तो है नहीं, वो निकाल के बंदूकें शुरू हो जाएं, या लोग कुछ और तो करना नहीं चाहते, तो लोग कम से कम अपना रद्द अमल देते हैं। और ये वो रद्द अमल है जो आपको दिखाई दे रहा है। ये वो अनवार काकड़ कह रहा था कि मैं जहां भी जाता हूं लोग मेरी पजीराई करते हैं, तो मेरा चैलेंज है अनवार काकड़ को खुल के निकल के बलूचिस्तान में फिर के दिखा दे बगैर सिक्योरिटी के, और बगैर जहां वो चाय पीता था ना इस्लामाबाद में, वहां बैठ के चाय पी के दिखा दे। और अगर और कोई इसको शक है तो इधर इंग्लैंड में आ जाए, यूरोप में आ जाए, किसी भी मुल्क के अंदर खुला अकेला फिर के दिखा दे अनवार काकड़। लोग इसकी जो है वो तबाही फेर देंगे, मंजी ठोक देंगे जिसे कहते हैं पंजाबी में। इसे लग पता जाएगा कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये अपने बच्चों को तसल्ली दे रहा, वो बता रहा इंटरव्यू में कि जनाब सिर्फ सोशल मीडिया है, लोग तो मेरे से बहुत, कोई प्यार नहीं करता आपसे। आपने इस मुल्क का सबसे बड़ा इलेक्शन चोरी किया है,
तारीख में और भी इलेक्शन चोरी हुए, लेकिन बदतरीन इलेक्शन आपने चोरी करवाया काकड़ साहब। आप वजीर आजम थे, यू वर रिस्पॉन्सिबल, और आप सही इलेक्शन करवाने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं। नादरीन, शेर अफजल मरवत साहब का मामला जो है, वो मरवत साहब ने कहा जी अब मैं हलीमा खानम और उनके बेटों के बारे में कोई बात नहीं करूंगा और मैं नहीं करना चाहता, मुझे मशवरा दिया गया मेरे दोस्तों की जानिब से। अब वो अंदर करवा दिए दोनों बेटे, तो अब जनाब मैंने बात नहीं करनी। ठीक है, अच्छी बात है, देर है दुरुस्त है, उनको बात तो समझ आ गई। लेकिन मरवत साहब कह रहे हैं कि पीटीआई का जो सोशल मीडिया वो गालम गलोच करता है। यही इल्ज़ाम जो है नून लीग भी लगाती है, हालांकि पूरा पाकिस्तान गवाह है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में गालम गलोच का जो कल्चर है या जो बदतहजीबी का कल्चर है वो नून लीग ने मुतारिफ करवाया था, और नवाज शरीफ साहब बहुत अप्रिशिएट करते थे इन चीज़ों को। लेकिन अब वक्त गुजरने के साथ साथ यही इल्ज़ाम वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगाते हैं। यही इल्ज़ाम शेर अफजल मरवत अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगा रहे हैं कि इनकी ज़बान बहुत गंदी है। लेकिन हुआ ये कि चंद सहाफ़ियों ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती जो सोशल मीडिया के लोग हैं, उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब के स्क्रीनशॉट्स कुछ शेयर कर दिए, जिनमें मरवत साहब जो हैं वो अपने ऑफिशियल अकाउंट से बदतरीन और गलीज़ किस्म की गालियां दे रहे हैं, ख़वातीन को भी दे रहे हैं। तो ये जो कल्चर है गालम गलोच का, ये ख़त्म होना चाहिए। गाली चाहे शेर अफजल मरवत को दी जाए, चाहे शेर अफजल मरवत किसी को गाली दे, वो बुरी चीज़ है, वो नहीं करना चाहिए और इससे इज्तनाब करना चाहिए। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला इमरान खान साहब से मुलाकात की कितनी कोशिश कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है जो सदीक जान साहब ने उठाया, और बड़ी टेक्निकल चीज़ें उन्होंने इस मामले में उठाई हैं। मैं चाहता हूँ कि सदीक जान साहब ने जो बात उठाई वही मैं आपके सामने रख दूँ। एक तो वो ये कहते हैं कि इमरान खान से मुलाकातों का मामला जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुफ्त की लीगल टीम देखती रहेगी तब तक सब एक दूसरे की तरफ देखते रहेंगे। पीटीए की क़यादत रोना रोती है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, कोई अच्छा प्रोफेशनल वकील हम नहीं कर सकते। हालांकि मैं भी ये ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि बहुत लोग फंड करना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कर भी सकते हैं। यहाँ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम के ऊपर लोगों ने इतने इतने फंड ले लिए, तो तहरीक इंसाफ जब फंड मांगेगी तो लोग देंगे। पैसों का तो रोला होना नहीं चाहिए। अच्छा, प्रोफेशनल वकील ना होने की वजह से कोई प्रॉब्लम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इमरान खान साहब से मिल नहीं पा रहे और वो जो कानूनी मामला उसको सही तरीके से उठा नहीं पा रहे। सदीक जान साहब ने जो सवालात उठाए वो ये है, इमरान खान से मुलाकातें ना होने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कब रुजू किया गया? अगर रुजू किया गया तो दरखास्त नहीं लगी, तो उस दरखास्त को जल्दी लगाने के लिए कौन सी दरखास्त दी गई और कौन सी लीगल टीम कितनी बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई? इमरान खान साहब के ट्वीट में मौजूद है कि उन्होंने कई माह पहले ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया जाए मुलाकातों के हवाले से। क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई पटिशन दायर की गई? अगर की गई तो कब की गई? पीटीआई की लीगल टीम ने इमरान खान की आइसोलेशन और मुलाकातें ना होने के मामले पर इतना ठंडा प्रोग्राम क्यों रखा हुआ है? वाकई ठंड प्रोग्राम ही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो इमरान खान साहब से नहीं मिल पाते, अब ये कल फिर मुलाकात है, पता नहीं होती है या नहीं, लेकिन जो मुलाकातें नहीं हो रही हैं इसका एक बड़ा रीज़न यही है कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि मुलाकात हो, पार्टी के लोग भी चाहते हैं कि मुलाकातें हो, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं दो नंबरी कर रहे हैं और मामले को उस तरह नहीं उठाते जैसे वो मामला उठाया जाना चाहिए। नाज़रीन, पाकिस्तान में आवाज़ें बंद करने का सिलसिला जारी है। हमारी एक और बड़ी अच्छी आवाज़, बड़ी मजबूत पाकिस्तान के मीडिया की आवाज़, हरमीत सिंह, बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, इनकी आवाज़ भी खामोश करवा दी गई। अचानक इनके चैनल की जानिब से इन्हें मालूम होता है कि इन्हें अब नौकरी पे आने की ज़रूरत नहीं है, तो इनको भी फारिग कर दिया गया, खामोशी से फारिग कर दिया गया। तो एक एक करके हर मुखालिफ आवाज़ को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। और बात सिर्फ एक है कि इमरान खान की बात नहीं करनी, उसकी बात नहीं सुनानी, उसका मौक़िफ़ नहीं सुनाना। अब इजाजुल हक साहब कहते हैं जनाब कि सिर्फ इमरान खान साहब इतना ही कह देना कि मुझे अफसोस है तो काफ़ी है। सुहेल बड़ाई साहब कहते हैं जी इमरान खान साहब एक दफ़ा सच्चे दिल से माफ़ी मांग लें। DGISPR कहते हैं जी इमरान खान सच्चे दिल से माफ़ी मांग लें। अब अंसार अब्बासी साहब यहाँ तक पहुँच गए कि नहीं, माफ़ी ना भी मांगे कम से कम जो है ना वो लिहाज करें। आर्मी चीफ का ही है ना, फ़ौज की जब बात करते हैं तो इमरान खान फ़ौज पे तो तनकीद करते नहीं, आर्मी चीफ पे करते हैं, तो वो यही चाह रहे होंगे कि आर्मी चीफ पे तनकीद ना करें, हथौला कर दें। तो ये मामला यहाँ तक पहुँच गया है। मामला आगे कहाँ तक जाएगा ये हम आपके सामने रखते रहेंगे। साथ साथ ये दो बड़े स्कैंडल हैं नाज़रीन, दोनों मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर एक इतला आई है और इतला ये है कि लैपटॉप्स चोरी हो गए हैं, और ये जो लैपटॉप चोरी हुए हैं ये बड़ी तादाद में चोरी हुए हैं। खुर्रम इकबाल साहब जर्नलिस्ट, उन्होंने खबर दी है कि वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम के तहत 1000 से ज़्यादा लैपटॉप गायब हो गए। हुकूमत को जो है बड़ा नुकसान हुआ है।
जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट कमेटी में पेश की गई है। तो ये नाज़रीन, एक तो 1000 से ज़्यादा लैपटॉप गायब हो जाए तो छोटी खबर नहीं है, बड़ी खबर है, लेकिन यहाँ पे किसी के कानों पे जूं नहीं रेंग रही। दूसरा एक और बड़ा स्कैंडल है और वो बिजली के बाद LNG का स्कैंडल है। यानी ये मुस्लिम लीग नून का तोहफा था कि जब पाकिस्तान को 20,000 मेगावाट से 22,000 मेगावाट बिजली चाहिए थी तो इन्होंने 41,000 मेगावाट बिजली के प्रोजेक्ट्स लगा दिए, और वो इस तरह के लगाए कि बिजली बनाएं या ना बनाएं आपने उनको बिल देते रहना। तो अब पाकिस्तानियों को जो है वो 3 गुना महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है। ये शरीफ खानदान ने पाकिस्तानियों पे एहसान किया। इन्होंने एक एहसान और किया, इन्होंने कतर के साथ मुआहदा किया और अब मिन्नतें कर रहे हैं कतर की कि हमारी जान छुड़ा दें किसी तरह। खबर के मुताबिक इन्होंने $5 अरब के LNG के 177 कार्गो शिप्स खरीदने का मुआहदा किया, लेकिन बाद में इन्हें पता चला कि इतने तो इस्तेमाल ही नहीं हो सकते। यानी अब जो हम गैस मंगवा रहे हैं कतर से, इन भाइयों ने इतनी ज़्यादा गैस खरीद ली कतर से, अगले 2030 तक के लिए इतनी गैस खरीद ली कि अब वो हमारी इस्तेमाल से ज़्यादा हो गई है। लेकिन कतर को क्योंकि मुआहदा हो चुका है, अब वो गैस भेजता जा रहा है और आपको पैसे देने पड़ रहे हैं। अब पाकिस्तान में जो गैस निकलती है उस गैस की प्रोडक्शन को कम कर दिया गया है क्योंकि बाहर से ज़्यादा आ रही है। तो उन्होंने कहा जी वो महंगी गैस दो आवाम को, ये सस्ती वाली ये ना दो, और इससे पाकिस्तान का लगातार नुकसान हो रहा है। ये है इन हुक्मरानों की पॉलिसी। अच्छा, ये पॉलिसी क्यों बनाते हैं? यानी क्या इन्हें नहीं पता था कि हमारी 22,000 मेगावाट की ज़रूरत है, हम 41,000 मेगावाट यानी दुगनी बिजली क्यों बनाना चाहते हैं? इससे कीमत 3 गुना हो जाएगी। क्या इन्हें ये बात नहीं पता थी? इन्हें पता थी। क्या इन्हें नहीं पता था कि हमारे पास कितनी गैस निकलती है और हमें कितनी इजाफी गैस चाहिए जो हम कतर के साथ मुआहदा करें? इन्हें पता था। देखिए, आप जब कमीशन आपको मिलता है ना, तो आप जितना बड़ा मुआहदा करते हैं उतना ज़्यादा कमीशन मिलता है। जितनी ज़्यादा IPPs लगाएंगे बिजली बनाने के कारखाने, उतना ज़्यादा कमीशन आपको मिलेगा ना। जितनी ज़्यादा गैस आप परचेज करेंगे कंपनियों से, वहाँ से आपको पहुँचेगी, उतना ही ज़्यादा कमीशन आपको मिलेगा ना। तो ये है सादी बात। तो इन्होंने गैस में भी पाकिस्तान को मारा, बिजली में भी पाकिस्तान को मारा। ये 2 इशू सिर्फ खोल दिए जाए ना, तो इस खानदान का नाम हमेशा के लिए ना सिर्फ ECL में रहे बल्कि ये जेलों के अंदर बाकी जिंदगियां गुजारें, जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ इन मुआहिदों में कर दिया है। ऐसा जुल्म किया इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ। वैसे तो जुल्म करते हैं, पकड़ते हैं, गिरफ्तार करते हैं, मारते हैं, गोलियां मारते हैं, जेलों में डालते हैं, वो तो अलग है। कौम की जेबों पे भी डाके डालते हैं और ऐसे मुआहदे करते हैं जो अंधे को भी नजर आ रहा है कि इन्होंने पाकिस्तान को गड्ढे में फेंका है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।